हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। एनसीईआरटी में आपका जो टॉपिक दिया हुआ है बेटा, पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले कोशिश करें कि एनसीईआरटी बुक अपने पास रखें, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है। चलो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब जब एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में करा रहा था तो मैंने क्या देखा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। अब जैसे यही वाला टॉपिक है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। इसमें सबसे नीचे देखिए, आंसर द फॉलोइंग। ऐसे ऐसे बीच में क्वेश्चंस दे देते हैं और इन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे आपका ब्लू कलर से जो प्रिंट होते हैं वो क्वेश्चन हो, चाहे एक्टिविटी के हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको चैप्टर में दे रखे हो। पीछे एक्सरसाइज तो हम कराएंगे, ठीक है ना। तो इसको बेटा करने के लिए क्वेश्चंस को, ये जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और ये जो टॉपिक्स दिए हैं, इसको समझना ज़रूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे पिन कमेंट आप चेक करिए, नीचे जो सबसे ऊपर आ रहा है, वहाँ पे आपको ना हर एक चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं बहुत डिटेल में। ये टॉपिक भी कवर करा चुके हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर भी अगर अभी आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हो एनसीईआरटी के, तो ये प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इवन पिन कमेंट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का लिंक मिलेगा। साथ में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी वहाँ पे बच्चों मिल जाएगा, करेक्ट। तो बुक अपने सामने रखिएगा, बिकॉज आपको ये 2.12 वाला डायग्राम भी देखना है। मेरा ज़्यादा अच्छा व्हाइट बोर्ड पर बना नहीं, बट मैं समझाऊंगा आपको, अच्छा परेशान ना हो, ठीक है ना। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इस टॉपिक को बेटा समझने से पहले, और आपकी बुक में जो क्वेश्चंस नीचे दिए हैं पेज नंबर 22 पे, उनको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अभी लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिस्टिलेशन क्या होता है, तो अब सुनिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, करेक्ट। अब सुनिए बेटा, देखिए डिस्टिलेशन में क्या होता था बताइए। डिस्टिलेशन में आप कोई लिक्विड लेते थे, याद है आपको, और लिक्विड को आप हीट करते थे और आपको क्या मिलता था बताइए, वेपर मिलता था। और इस वेपर को वापस से आप क्या करते थे, कूल करते थे, करेक्ट। यही प्रोसेस था। लेकिन डिस्टिलेशन आप तब करते थे जब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट, 2 मिक्सेबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस था वो ग्रेटर देन कितना होता था, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 2 मिक्सेबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, जब वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता था तो हम डिस्टिलेशन करते थे, जैसे कि एसीटोन और वाटर, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा था वहाँ पर एसीटोन प्लस वाटर का ये मिक्सेबल लिक्विड, मिक्सेबल मतलब जो अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हो, होमोजीनियसली जो मिक्स हो गए हो, उन लिक्विड्स को मिक्सेबल लिक्विड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए जरा, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था बताइए, 56 डिग्री सेल्सियस। वाटर का कितना था बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस। इनका डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा, माइनस करो उसका, 100 माइनस 56 कितना आ जाएगा बताइए, 44। तो ये देखिए, ये जो डिफरेंस है ये 25 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर था, इसलिए हमने क्या किया था, डिस्टिलेशन। लेकिन आइए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर एल्कोहल और वाटर आपको दे दिया जाए बच्चों, ये देखिए, एल्कोहल को मिक्स कर दिया है होमोजीनियसली वाटर में, करेक्ट। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। एल्कोहल मतलब जो इथेनॉल होता है, जो ड्रिंक पर्पस में यूज होता है ना एल्कोहल, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इथेनॉल। नाउ वाटर, ये देखिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालिए। इन्होंने क्या किया, वाटर को अल्कोहल में मिक्स कर दिया, करेक्ट। अब जब मिक्स कर दिया तो ये दोनों मिक्सेबल लिक्विड्स कहलाएंगे। अब इनको हमको सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करोगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालिए जरा बॉइलिंग पॉइंट में, 100 माइनस 78 कितना आएगा बेटा डिफरेंस बताइए, 22 डिग्री सेल्सियस। चेक करो ना, 100 माइनस 78 करो, 22 विच इज लेस देन व्हाट, 25 डिग्री सेल्सियस। जब आपके जो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं उनका डिफरेंस 25 डिग्री, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से लेस होता है बेटा, तब हम किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, सेटअप आपका पूरा वैसा ही जैसे डिस्टिलेशन में था, करेक्ट। तो आप पेज नंबर 22 ओपन करिए, ये वाला आप सेटअप देखिए। इसके पहले आप ये वाला भी सेटअप देख लीजिए। ये देखिए, ये डिस्टिलेशन है जो पीछे वाले पेज पे दिया हुआ है, पेज नंबर 21 पे, करेक्ट। और पेज नंबर 22 पे आपको क्या दिया है, फ्रैक्शनल। अब इन दोनों डायग्राम में एक अंतर आप देखोगे, जो पेज नंबर 22 पे आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिया है बेटा, उसमें ये जो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा है, बस यही डिफरेंस है। चेक करिए, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की खासियत समझिए जरा। इस फ्रैक्शनेटिंग बेटा कॉलम की खासियत ये, इसमें बीड्स होते हैं। ये देखिए, इसमें स्फेरिकल बीड्स होते हैं। ये ऐसे बीड्स मतलब समझते हो, जैसे कंचा नहीं होता है, कंचा आपने कभी देखा होगा, हाँ वो कंचा होता है, हाँ वैसे इसमें देखिए ये बीड्स पड़े हुए हैं ऐसे। अब इन बीड्स का काम क्या होता है, बात समझिए। इन बीड्स का काम ये है कि नीचे से आने वाले वेपर को ये सरफेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इस इनके सरफेस पे, ये जो बीड्स के सरफेस हैं, इनके सरफेस पे कोई वेपर पार्टिकल ऐसा टकरा के कंडेंस हो सकता है, मतलब वापस किस में चेंज हो सकता है, लिक्विड में। भाई दिमाग लगाइए थोड़ा सा, नीचे से कोई वेपर आ रहा है बेटा, नीचे से वेपर आ रहा है। अगर ऊपर ऐसे बीड्स नहीं लगाए होते आपने, करेक्ट, तब तो ये सीधा निकल जाता वेपर,
ठीक, लेकिन आपने ऊपर बीट्स लगा दिए हुए हैं, ठीक है, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बीट्स ऐसा आपने भर दिया हुआ है, करेक्ट। तो ये जो यहाँ से वेपर आ रहा है बेटा, इसमें इसके रास्ते में रुकावट आ जाएगी, ठीक है, इसके रास्ते में रुकावट आ जाएगी। अब बात समझो, ये जो वेपर पार्टिकल है इसमें बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो ऐसा ऊपर जा रहा है। भाई दिमाग लगाओ ना, नीचे से आप क्या करोगे, इसमें क्या रखा हुआ है बताइए, इसमें कौन कौन सा लिक्विड रखा है बताइए, एल्कोहल और वाटर। ये लीजिए, ये एल्कोहल और वाटर जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से लेस है, ये मिक्सचर बेटा रखा हुआ है। यहाँ से आपने गर्म किया, कुछ वेपर्स ऊपर निकल के आएंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, रुक जाइए। तो जब वेपर्स बाहर निकल के आएंगे ऐसे, ये यहाँ से, ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि आप यहाँ से बर्नर से हीट एनर्जी दे रहे हो ना, तो उस हीट एनर्जी से ये जो एल्कोहल या वाटर के पार्टिकल है इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको पता है हीट एनर्जी जब आप दोगे किसी लिक्विड को तो उन लिक्विड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और वही हीट एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, और पार्टिकल्स ऐसा ऊपर हाई स्पीड से जाने लगेंगे। लेकिन जब रास्ते में रुकावट आएगी तो सोचो जरा, जो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो लूज कर देंगे, उसमें टकराएंगे तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पता है ना आपको, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जब कम हो जाएगी तो होगा क्या, सोचिए, बात समझो, क्या गेम चल रहा है बेटा, गेम ये चल रहा है कि जो हीट एनर्जी है, ध्यान से चेक करो, जो हीट एनर्जी आपने दी थी वो हीट एनर्जी पहले पार्टिकल्स को मिली, तो वो हीट एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब ऊपर जाएंगे, जब टकराएंगे तो वापस से ये काइनेटिक एनर्जी वो किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में। क्यों, जब टकराएंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया बताइए, 1/2 mv², करेक्ट। m क्या होता है बताइए, मास ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं उनका मास है। v क्या है, पार्टिकल्स की स्पीड है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी बेटा, v क्या है, m क्या है बता दे रहे हैं हम, मास ऑफ द पार्टिकल्स, और v क्या बताइए, जो पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं उनकी स्पीड, ठीक है। तो आप चेक करो, मास तो कांस्टेंट है, जो भी पार्टिकल ऊपर जाएंगे भाई, मास जो है, मास थोड़ी ना कोई चेंज कर देगा, मास जो है पार्टिकल का सो है, ठीक है। चेंज किस में आ सकता है, सिर्फ स्पीड में, वो भी कब आएगा, ध्यान से चेक करो, जब आप इसको ऐसा हीट करोगे, ठीक है, तो इनकी पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा हो जाती है। क्यों, ये जाके आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड में भी उतना ज्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो आप लोग याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीके से मास तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब आपने नीचे से टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका जो नीचे से आपने हीट दी, तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन या फिर जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से v यानी कि स्पीड क्या हो जाएंगी, पार्टिकल्स की बढ़ जाएंगी, यानी कि उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो हीट एनर्जी दी थी वही हीट एनर्जी क्या करती है, एज अ काइनेटिक एनर्जी का काम करती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, करेक्ट। अब ये देखिए, ये पार्टिकल्स ऐसा ऊपर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, जैसे ही यहाँ पे टकराएगा v की वैल्यू कम हो जाएगी, चेक करिए, v की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए, v की वैल्यू कम, स्पीड, भाई v क्या है, स्पीड यार, ऊपर टकराएगा जाके बीट्स में, बीट्स के सरफेस पे टकराएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। अब देखिए, अगर v कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो गई कहाँ, तो जवाब है वापस से काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, हीट में। तो वो जो हीट निकलती है, ये पार्टिकल पहले हीट एनर्जी लेके गए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यहाँ पे टकराए, वापस से उनकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी वापस से हीट में चली गई, उस हीट से ये बीट्स गर्म होना शुरू होती हैं, ध्यान से चेक करिए, उस हीट से ये बीट्स गर्म होना शुरू होती हैं, ठीक है ना। अब बीट्स गर्म होने लगेंगी, ये प्रोसेस लगातार ऐसे चलता रहता है और कुछ पार्टिकल्स यहाँ टकरा के नीचे गिरने लगते हैं। अब होता क्या है, बात समझिए जरा, ये जो बीट्स हैं बेटा, जब ये गर्म होंगी, सोचो कुछ पार्टिकल तो यहाँ नीचे गिर गए और थोड़े बहुत पार्टिकल ऊपर गए, तो यहाँ एक टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, नीचे आपको टेम्परेचर बेटा ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे आपको 80 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है लगभग, फिर आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर ये डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, 79 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे आओगे आप तो आपको मिलेगा कितना, 78.5 डिग्री सेल्सियस, फिर आप ऊपर जाओगे, ठीक है ना, ये टेम्परेचर देखिए डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। फिर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ कहीं आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा, 78 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जाओगे तो फिर आपको टेम्परेचर ये कांस्टेंट हो जाता है, तो इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। नीचे 80, फिर 79, फिर 79.5, इस तरीके से ऊपर डिक्रीज करते करते ऊपर जब आप बिल्कुल चले जाओगे तो ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, सही है, ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आप खुद दिमाग लगाओ, ऊपर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, नीचे से पार्टिकल आते हैं ना तो अपनी हीट एनर्जी यहाँ पे छोड़ते हैं, कुछ ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लगातार हीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता रहता है, तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पर मेंटेन हो जाता है। अब पूरा गेम सुनिए, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप इस कंटेंट को, जब इस मिक्सचर को आप गर्म करोगे तो होगा क्या, ध्यान से चेक करो बेटा, समझो जरा बात को, देखो आपने इसको गर्म किया तो ये जो ऊपर वेपर जा रहे हैं,
अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो ऊपर वेपर जा रहे हैं, इन वेपर्स में अल्कोहल के भी पार्टिकल हैं और वाटर के भी पार्टिकल हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये क्या सर आप बता रहे हैं। बेटा सुनो, एक बात बताएं, सुनो, अल्कोहल जल्दी बॉईल करना चाहता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, यानी कि अल्कोहल लोअर टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस। तो 78 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल बॉईल करने लगेगा, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बात समझो जरा, देखो जब आप हीट कर रहे हो यहाँ से, जब आप हीट कंटेंट दे रहे हो ना, तो कुछ वाटर के पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनका एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। बात समझो, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए कि वाटर के कुछ पार्टिकल डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते हैं, वो एनर्जी लेके चले जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स वाटर के ऐसे होते हैं जिनका एनर्जी पक्का बहुत ही हाई अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में बढ़ जाता है, वो भी अल्कोहल के साथ निकल जाते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है क्लास में, 6th क्लास के बच्चों और 9th क्लास के बच्चों को चॉकलेट दिया जा रहा है। ये देखिए 6th क्लास के बच्चों और 9th क्लास के बच्चों को चॉकलेट दिया जा रहा है। 9th क्लास के बच्चों से बोला गया तुम थोड़ा पीछे ही रहना, ठीक है, पहले 6th क्लास के बच्चों को दे दें, फिर 9th के बच्चों को मिलेगा। लेकिन कुछ 9th के बच्चे ऐसे जरूर शैतान होंगे जो निकल के बाहर आ जाएंगे और चॉकलेट को लेके भागते फिरेंगे वहां से, करेक्ट। ठीक इसी तरीके से जब यहाँ पे हीट कंटेंट आप दे रहे हो, ठीक है, तो कुछ वाटर के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं किन्हीं भी कारण से उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भी हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि वो अल्कोहल के पार्टिकल्स के साथ ही ऊपर जाते चलते बनते हैं। ये देखिए जरा, सही है। तो अब ऊपर जो वेपर आ रही है बेटा, उसमें किसके किसके वेपर पार्टिकल हैं? जवाब है अल्कोहल के और वाटर के। अल्कोहल के वेपर पार्टिकल ज़्यादा हैं और वाटर के वेपर पार्टिकल कम हैं, करेक्ट। क्यों? क्योंकि अल्कोहल लोअर बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है, करेक्ट, यानी कि कम टेम्परेचर पे ही वो बॉईल करना शुरू कर देता है। तो अल्कोहल की मात्रा यहाँ ज़्यादा होगी, करेक्ट, लेकिन वाटर की मात्रा होगी पर कम होगी, यानी कि कुछ वाटर के पार्टिकल ऐसे हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में बढ़ चुका है। अब यहाँ पर ऊपर आ गया वेपर का मिक्सचर। अब आप मुझे ये बताइए, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो बताओ? आप ये चाहते हो आपको ओनली अल्कोहल मिले यहाँ पर प्योर लिक्विड के फॉर्म में और वाटर यहाँ पर बच जाए, सही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने बीड्स लगा दिए। अब जो बीड्स लगा दिए, बहुत सारी गोल गोल बॉल ऐसे करके रखिए, तो बेटा बीच में छोटा छोटा स्पेस भी बच जाता है। तो वो जो स्पेस है, उस स्पेस से अल्कोहल तो ऊपर निकल जाएगा, दिमाग लगाइएगा, अल्कोहल तो ऊपर निकल जाएगा, जो स्पेस है, हाँ, वहां से अल्कोहल तो ऊपर निकल जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या अल्कोहल बीड्स पे नहीं टकराएगा, क्या वो कंडेंस नहीं होगा? भैया सुनो, अल्कोहल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्यों सर? अरे अल्कोहल 78 पे बॉयल हो जाता है यार। और यहाँ पर देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में नीचे ही टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ 80 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल कैसा रहेगा? जब 78 डिग्री सेल्सियस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल बताओ लिक्विड रहेगा कि गैस रहेगा? गैस ही तो रहेगा, उसको कौन कंडेंस कर पाएगा यार इस टेम्परेचर पे? और ये टेम्परेचर है यहाँ पर इतना 80, इसका मतलब यहाँ कुछ हीट कॉन्टेंट मौजूद है, सही है। बार बार जो पार्टिकल्स आ रहे थे और यहाँ टकरा थे, अपनी हीट एनर्जी को यहाँ सप्लाई कर रहे थे बीड्स पे, बीड गर्म हो गई है, ठीक है, वो भी तो एक हीट का सोर्स है। तो जब अल्कोहल के पार्टिकल आएंगे तो इन बीड्स से ही हीट ले लेंगे, देने की बजाय ले लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई ठीक है हमारा काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रखो, हम तो ऊपर जाएंगे, ठीक। तो 80 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 79 हो, चाहे 79.5 हो, चाहे 78 हो, इतने टेम्परेचर पे जो अल्कोहल है बेटा वो वेपर ही रहेगा। लेकिन वाटर की क्या हालत है चेक करिए। वाटर के कुछ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब वो यहाँ पे आएंगे, ध्यान से चेक करिएगा, एक तो टकराने से उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, अल्कोहल के पार्टिकल की भी एनर्जी कम हो जाएगी। हम मना नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल के पार्टिकल जैसे ही बेटा यहाँ टकराते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, लेकिन जैसे ही कम होती है टेम्परेचर तो मेंटेन है, फिर से ले लेगा एनर्जी और वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन वाटर का जो पार्टिकल है वो आके बेचारा टकराएगा। अब जब टकरा गया तो उसने देखा, वाटर के पार्टिकल ने, अरे टेम्परेचर तो यहाँ कितना 80 डिग्री सेल्सियस, और उसको बॉयल कितने पे करना है बताइए? 100 पे। तो ये अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाता है और बुरी तरीके से यहाँ टकरा कर सरफेस पे कंडेंस हो जाता है। बीड्स का जो गोल गोल बीड्स जो है उसके सरफेस पे टकरा के अपनी एनर्जी को वहीं पे लूज कर देता है, और जो वाटर की हीट एनर्जी है, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी वापस से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये बीड्स को लगातार ये 80 डिग्री सेल्सियस पे रखने में मदद करता है। वाटर की एनर्जी इतनी कम हो जाती है वो कंडेंस होकर नीचे ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरने लगता है। तो हम बोलते हैं कि वाटर कंडेंस होकर वापस से इसमें गिर गया, ठीक है। फिर भी याद रखिएगा, बहुत सारे वाटर के पार्टिकल अभी भी इतने चालाक हैं, उनकी एनर्जी अभी भी इतनी ज़्यादा है कि वो जो बीड्स के बीच में गैप था ना, अरे बहुत सारी बॉल्स रख दोगे तो गैप नहीं हो जाता है बीच में, तो बहुत वाटर के कुछ पार्टिकल ऐसे अभी भी चालाक थे जो बीड्स पे नहीं टकराए, किसी तरीके से उनको स्पेस मिल गया और वो दोनों जो बहुत सारी बीड्स थी उनके बीच में से ऐसा निकलते हुए अल्कोहल के साथ ऊपर चले गए। यानी कि यहाँ पर जो आपको लिक्विड मिलेगा उसमें अल्कोहल का कंटेंट तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कुछ मात्रा में आपको वाटर भी मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम आपको प्योर लिक्विड नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको वापस निकाल के फिर से इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करिए, तो बचा कुचा जो वाटर है वो कंडेंस हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस को 3-4 बार आप करोगे तो आपको यहाँ पर प्योर अल्कोहल मिल जाएगा। ये है आपका फ्रैक्शनेटिंग
ये है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट, करेक्ट, इस तरीके से याद रखिएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, एक तो एग्जांपल हमने आपको बताया, दूसरा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम आपको पता है जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम भाई जिससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल ये सब आप सेपरेट करते हो। तो पेट्रोलियम में डिफरेंट बेटा लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल होता है, उसमें डीजल होता है, उसमें केरोसिन ऑयल होता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सब क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग आसपास होता है, यानी कि सबके पेट्रोल डीजल के, पेट्रोल केरोसिन ऑयल के, केरोसिन पेट्रोल के, सबके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है वो 25 से कम होता है। तो हम पेट्रोलियम को यहाँ भर लेंगे और इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, करेक्ट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन सो ऑन। फिर उसके बाद जिसका होगा वो मिलेगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे कुछ ना कुछ बच जाएगा। इस प्रोसेस को बार बार करेंगे तो प्योर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हमको प्योर केरोसिन ऑयल, प्योर डीजल और प्योर पेट्रोल सेपरेट होते हुए नजर आएंगे और उनको यूज़ कर लिया जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से आप ध्यान से चेक करिए कि ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम एयर में जो डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, सभी बच्चों को पता है एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें डिफरेंट टाइप की इनर्ट गैसेस हैं जैसे कि ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सब, इनकी मात्रा बहुत कम है, ठीक है। मेनली जो आपके एयर के जो कंपोनेंट हैं, करेक्ट, वो मेन कंपोनेंट है बेटा आपके कौन कौन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम एयर में चेक करें तो बाय परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम 78.1% आपका नाइट्रोजन होता है लगभग, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20.9% होती है बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, बाय वॉल्यूम का ये मतलब है, मान लीजिए 100 लीटर एयर हमने लिया, कितना, 100 लीटर। अगर 100 लीटर एयर आप ले रहे हो, भाई वॉल्यूम हमने आपको बता दिया एयर का कितना है, 100 लीटर। 100 लीटर एयर अगर आपने लिया तो उस 100 लीटर एयर में 78.1 लीटर तो क्या होगा, नाइट्रोजन, 20.9 लीटर क्या होगा आपका ऑक्सीजन, और 0.9 लीटर क्या होगा आपका ऑर्गन, करेक्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पे देखिए जरा, ये गैसेस हमने आपको लिखी हुई है यहाँ पर। अब ध्यान से बेटा जरा चेक करो, नाइट्रोजन के नीचे ये देखिए बीपी लिखा है हमने। अब बीपी का मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट। आपकी बुक में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, हमने अरेंज करके ठीक से इसको लिख लिया है, ठीक है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट, यही लिखा हुआ है, ठीक। और उसके बाद ये बॉइलिंग पॉइंट आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, देख लेना बेटा, ठीक है। तो दीज बॉइलिंग पॉइंट्स आर गिवन इन डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। नाइट्रोजन का -196, ऑर्गन का -186, ऑक्सीजन का -183। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, अगर हम आपसे ये पूछें कि नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो जवाब दीजिए। तो जवाब है नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ये क्या बता रहे हैं सर, सुन लो, नेगेटिव में नंबर लिखा हुआ है, चेक करिए। नेगेटिव में जब नंबर लिखा रहता है तो जो सबसे बड़ा दिखता है वही सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका बताइए, नाइट्रोजन का, उससे ज़्यादा ऑर्गन का, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, यह है एयर, एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, सही है। आप कह रहे हो कि सर हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ऑक्सीजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन को सेपरेट करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है कर लो, लेकिन एक बात बताओ, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस कब यूज़ करोगे, जब आपके पास लिक्विड हो, मिसेबल लिक्विड्स हो। ये तो मिसेबल क्या है, गैसेज हैं, ये होमोजेनियसली आपस में मिक्स गैसेज हैं। तो आपका पहला उद्देश्य ये होगा कि इस गैस को, ये जो गैस का मिक्सचर है यानी कि एयर को, प्योर एयर को ले लीजिए और उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, लिक्विड में। तो सबसे पहला आपका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि आपको क्या करना है बेटा, एयर को किस में चेंज करना है बताइए, लिक्विड एयर में। ये जो गैस एयर है ना, गैशियस एयर को आपको किस में चेंज करना होगा बताइए, लिक्विड एयर में, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ा हुआ है कि गैस को कभी भी हमको अगर लिक्विड में चेंज करना होता है, आपको 2 काम करने होते हैं। क्या, प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए, प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए। याद रखिएगा बेटा, जब भी गैस को लिक्विड में ले जाना है तो याद रखिएगा प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए बहुत ही हाई अमाउंट में। प्रेशर, कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। बता रहे हैं प्रेशर भी 2 तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। बता रहे हैं अभी आपको, रुक जाइए। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दीजिए, एक्सटर्नल, या जब भी हम प्रेशर बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या करना है बेटा बताओ, एक्सटर्नल प्रेशर क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या करना है बताइए, टेम्परेचर क्या करना है बताइए, डिक्रीज करना है। टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब इसको हमें कूल करना होगा, किसी भी तरीके से ये 2 काम आप कर दीजिए, करेक्ट। अब सुनो,
दो तरीके के प्रेशर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल प्रेशर, एक होता है इंटरनल प्रेशर। सुनो, अगर ये गैस है और गैस पे हम ऐसा कोई एक्सटर्नल एजेंट बाहर से ऐसा प्रेशर अगर लगा रहा है तो हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। दूसरा देखिए, अगर गैस खुद ही प्रेशर लगा दे रही है तो वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, ये कोई सिलेंडर है बेटा, इसमें गैस भरी हुई है। अब ये गैस इस सिलेंडर की दीवारों पे प्रेशर नहीं लगा रही है, ऐसे बताओ, तो वो वाला प्रेशर कौन सा प्रेशर है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है। लेकिन अगर हम इस पे ऊपर से एक पिस्टन लगा के इसके ऊपर प्रेशर लगाएं, हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो हमारे द्वारा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बढ़ाना है? बाहर से जो प्रेशर लग रहा है गैस के ऊपर वो बढ़ाना है। यानी कि आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, आप इस एयर का प्रेशर बढ़ा दीजिए, इसको दबा दीजिए, ऐसे कंप्रेस कर दीजिए, ठीक है, और इसका टेम्परेचर डाउन कर दीजिए। ऐसा करने से देखो, जब आप प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे, आप यही तो चाहते हो। गैस के पार्टिकल जब पास पास आ जाएंगे तो किसमें चेंज होंगे? लिक्विड में। दूसरा, ये गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको ठंडा करो ना, टेम्परेचर डाउन करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। पार्टिकल्स इधर उधर रैंडम मोशन करना बंद करेंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। तो आप देखिए जरा, यहाँ पर एक सेटअप है आपके पास, ये आप अपनी बुक बेटा निकाल लीजिए, 2.12 वाला फिगर आप वहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले बेटा यहाँ से एयर भेजते हैं हम, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से एयर हमने भेजा, ठीक। यहाँ पर एक फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर क्या करेगा बताइए? एयर में जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, इन गैसेस के अलावा जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसको फिल्टर कर देगा, क्योंकि आपको अनवांटेड पार्टिकल नहीं चाहिए, फालतू के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, धूल मिट्टी के कण हैं जो भी है, उसको फिल्टर कर देगा। अब यहाँ से आपकी एयर इन हो गई, ये देखिए एयर इन हो गई। फिर ये देखिए कंप्रेसर लगा होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर एयर को अंडर प्रेशर रखा जाता है, एयर अंडर हाई प्रेशर, एयर अंडर हाई प्रेशर। आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसे दो फ्लैप बने हुए हैं, करेक्ट, ये ऐसे, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से क्लोज कंटेनर होता है, इसमें ऐसे दो फ्लैप बने हुए हैं, कह सकते हो आप ये प्रेशर लगाने वाली एक मशीन है। अंदर पहले गैस को ऐसा भर दिया जाता है और फिर ध्यान से चेक करिए, ये फ्लैप दोनों तरीके से आते हैं, ऐसा दबाते हैं, ऐसा दबाते हैं, है ना। कुछ ऐसी प्लेट्स होती होंगी, आप समझ सकते हो। ये देखिए, ये ऐसे आती है एयर बीच में, ये ऐसे इसको बार बार दबाती है, बार बार इसको एयर को ये कंप्रेस करा जाता है यहाँ पर। तो एयर को जब आपने यहाँ पर कंप्रेस किया तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्सटर्नल प्रेशर एयर पे क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, एक बात बताओ, जब तुम एयर पे प्रेशर इंक्रीज करोगे पार्टिकल पास पास आएंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, अरे भाई दबा रहे हो तो पार्टिकल पास पास नहीं आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। अब काइनेटिक एनर्जी घट रही है, क्यों? पहले वो रैंडम मोशन करने के लिए इधर उधर फ्री थे, अब तुम उनको दबा के एकदम पैक करना चाहते हो, तो उनकी स्पीड में क्या आएगा? चेंज आएगा, यानी कि उनकी स्पीड क्या होगी? डाउन होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, उनकी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। ये काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज करेगी, ये कहाँ चली गई? तो जवाब है हीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, करेक्ट। हमने आपको बताया है कई बार कि काइनेटिक एनर्जी को हीट में और हीट को काइनेटिक एनर्जी में हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो बेटा, एयर को जब आपने कंप्रेस किया तो एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेलोसिटी कम हो जाएगा, उनका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई? हीट में, यानी कि हीट निकलेगी बहुत ज़्यादा, सोचिए, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। अब जो हीट यहाँ से निकल रही है इसको दबाने से, इससे बेटा एयर आपकी हॉट हो जाती है, थोड़ी सी एयर थोड़ी सी क्या हो गई? हॉट हो गई। अब उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो आप, हॉट हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है बताइए? टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो हमने यहाँ ट्रिक लगाई, ये हॉट एयर जो हो गई कंप्रेस करने के बाद, इसको यहाँ पर भेजा एक चैम्बर में, ठीक है। इसको हम इस चैम्बर में जो हम भेजते हैं, इसको यहाँ पर आप लोग बुक वगैरह अपनी देख लीजिएगा। यहाँ पर बेटा एक पाइप ऐसे मेटल का गया होता है, ये देखिए, और इस पाइप के अंदर हम लोग क्या भेजते हैं? फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। क्यों लिखा है इन्होंने फ्रीजिंग कोल्ड वाटर? इसलिए लिखा हुआ है इन्होंने फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, क्योंकि इस वाटर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लगभग माइनस में होता है। इस वाटर का माइनस में कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। ये बेटा जो वाटर होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पढ़ा चुके हैं, आइस भी मौजूद होता है और वाटर भी, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी होता है, परेशान ना हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर यहाँ से भेजा। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ से पानी भेज रहे हो, पानी कैसा है? ठंडा है, और इसमें जो ऊपर से एयर आ रही है, ये देखिए जो एयर आ रही है कैसी? हॉट एयर है, एयर गर्म है, पानी ठंडा है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? जो गर्म है वहाँ से ठंडे की तरफ। क्यों? क्योंकि हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एयर का टेम्परेचर कैसा है? हाई है। पाइप के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर लो है, तो ये जो एयर यहाँ पर हॉट आ रही है, यहाँ से हीट कंटेंट निकल के इस पानी में जाएगा और पानी को गर्म करेगा, दूसरी तरफ से पानी हम निकाल लेंगे ऐसे, और यहाँ से ठंडा पानी कंटिन्यूसली डालते रहेंगे। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है बेटा? ऐसा करने से ये फ़ायदा, जो हॉट एयर है वो धीरे धीरे अपना हीट एनर्जी लूज करने लगती है, और
ठंडी हो जाएगी। तो ये देखिए कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, देखिए क्या लिखा है उसने, कोल्ड भी है और कंप्रेस भी है, ठीक है। कंप्रेस भी करके उसके मॉलिक्यूल्स को पास ला चुके हैं और हम कोल्ड भी यहां पर कर चुके हैं थोड़ा बहुत। तो कोल्ड कंप्रेस एयर आ गई। अब इस कोल्ड कंप्रेस एयर को बेटा सेपरेटर में लेके आते हैं, ठीक। सेपरेटर में क्या होता है, ध्यान से चेक करिए। सेपरेटर में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। अब कुछ बच्चों को नहीं पता, याद रखिएगा, जो ड्राई आइस होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम आइए आपको एग्जांपल देते हैं। देखो बेटा समझो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ध्यान दें, कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों अगर आप ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप कूल करोगे ना, अगर आप क्या करोगे इसको कूल, यानी कि इसका टेम्परेचर अगर लो करोगे बेटा, ये सीधे सॉलिड में चेंज हो जाती है। यस, ये गैस से सीधे सॉलिड में चेंज हो जाती है और वापस से इसका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड से वापस किस में आ जाएगी? गैस में, यानी कि सब्लिमेशन होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कहाँ चेंज हो जाएगी? सॉलिड में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? ड्राई आइस बोलते हैं। सफेद कलर का दिखाई पड़ता है, व्हाइट कलर का सॉलिड दिखाई पड़ता है। आप कभी शादी बारात में कहीं पे गए होगे तो स्टेज पे आपने देखा होगा व्हाइट कलर का कुछ ऐसा उड़ता है वहां पर, सुंदर दिखने के लिए, फिर उस पर लाइट वाइट डालते हैं। वो क्या होता है आपका? वो आपका ड्राई आइस होता है, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग रख देते हैं। हाँ, कोई मशीन वगैरह होती होगी और उसको वहाँ पे अचानक से गर्म किया जाता होगा किसी प्रोसेस के द्वारा, तो वो किस में चेंज हो जाती है? सीधे सॉलिड से गैस में। तो व्हाइट कलर का कुछ उठता हुआ आपको नजर आता है वहाँ पर, उसमें लाइट वाइट डाल के एक खूबसूरत समा बना दिया जाता है। बहरहाल हम लौट के यहाँ पे आते हैं। तो इस सेपरेटर में आपने क्या करना है बेटा? इस सेपरेटर में आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर अलग कर लेना है। ये सेपरेटर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है। कुछ बुक्स आप पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, फिल्टर लगाने के बाद यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे अलग कर लेते हैं? यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन करा के, एयर की केमिकल रिएक्शन करा देंगे किसी भी कंपाउंड से, तो एयर में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस केमिकल से रिएक्शन करके बाहर हो जाएगा और बची हुई गैसेस आगे निकल जाएंगी। तो आपकी मर्जी, आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। एनसीईआरटी में सेपरेटर में कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने बाहर किया। अब सुनो, यहाँ जो बची कुची एयर है यहाँ पे गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको समझना है। बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर एक एक्सपेंशन जेट लगा हुआ है। ये देखिए एक्सपेंशन जेट, आप लोग समझते हो एक्सपेंशन जेट बेटा कुछ इस तरीके से होगा। ये एक पाइप टाइप का होगा और पाइप के अंदर ऐसा पीछे से कोई लिक्विड आ रहा है, ठीक है ना। लिक्विड या गैस जो भी होगी आपकी, क्योंकि कोल्ड कंप्रेस गैस अभी तक मेरे ख्याल से लिक्विड में तो नहीं चेंज हुई। यस, लिक्विड में भी नहीं चेंज हुई। अभी ये कोल्ड कंप्रेस एयर ही है, अभी ये गैसेस फॉर्म में, तो पीछे से गैस इसमें आ रही है। अब ये नोजल होता है बेटा, इसके आगे नोजल मतलब बहुत पतला सा छेद होता है। कितना? आपके बालों कितना, सोचिए इतना पतला छेद होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बहुत पतला सा होल है। इस होल से क्या निकलेगा? तो जवाब है इस होल से सर कोल्ड कंप्रेस गैस आएगी और इस होल से निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि गैस में प्रेशर ज़्यादा है ना, पीछे से प्रेशर लगा के रखा है आपने, प्रेशर उसको दे रहे हो, तो गैस तो कहीं से निकलना चाहेगी, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कंप्रेस गैस है ये, करेक्ट। ओके, नाउ अब ये गैस इस नोजल से या फिर एक्सपेंशन जेट से निकलना चाहती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ से जब गैस निकलेगी तो इस नोजल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? बहुत कम है। सुन लो बच्चों, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट, याद रखिएगा। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है? ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं। जो एरिया दिख रहा है, जैसे भिंडी ले लो, सब्जी वाली भिंडी, उसको ऐसा ऐसा काटोगे तो यहाँ से जो दिखाई पड़ रहा है ये आपको, इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो बताओ नोजल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? बहुत कम। नोजल का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। कौन सा प्रेशर? इस बार एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। मतलब ये जो गैस यहां से निकलना चाहती है, इस गैस को एरिया कैसा मिल गया? बहुत कम, इसलिए ये गैस बहुत ही हाई प्रेशर से बाहर निकलती है, करेक्ट। हाई प्रेशर से निकलने का क्या मतलब है? हाई प्रेशर से निकलने का मतलब है बहुत ही स्पीड के साथ यहां से गैस निकलेगी, करेक्ट। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए कि जब गैस यहां से निकलती तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि गैस एक्सपैंड कर रही है। क्या कर रही है? गैस एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। अब असली कहानी सुनिए, गैस को यहाँ से निकलने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमने आपको बताया ना गैस, भाई अब आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, अभी ऐसे ऐसे चल रहे हो, हमने बोला बहुत तेज़ी से भागो, तो बहुत तेज़ी से भागने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। जो आपकी बॉडी में एनर्जी सारा यूज़ करके ऐसा भागना शुरू करोगे, सही है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो गैस है अंदर, सही, यहाँ पे जो गैस है वो यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करती है। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करती है। अभी सिंपल शब्दों में आप बोल सकते हैं ये गैस एक्सपेंशन करती है, यानी कि बहुत प्रेशर के साथ निकलेगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? कम है, इसीलिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखा गया ताकि प्रेशर ज़्यादा प्रेशर के साथ निकले। अब एक बात बताओ, ज़्यादा प्रेशर के साथ जब गैस निकलना चाहती है तो क्या चाहिए इसको? एनर्जी। क्या चाहिए इसको? एनर्जी। अब एनर्जी का कोई सोर्स तो है नहीं यहाँ पे, चेक करिए, क्या आप बर्नर से कहीं पे गर्म कर रहे हो? नो सर। अब क्या होगा? सोचो अब क्या होगा?
तो सुनो मेरी बात, मान लो कि आपके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं इमरजेंसी के लिए, ठीक है, कुछ मनी आपके पास रखा हुआ है और वो पैसा आप कभी नहीं खर्च करते हो, ठीक है, लेकिन एक दिन बहुत इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे? अपना ही पैसा खर्च करके अपना काम करोगे। ठीक उसी तरीके से ये जो एयर अभी निकल रही है, इसको एनर्जी का कोई सोर्स मिल नहीं रहा है, तो ये क्या करती है? क्या एयर के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी नहीं है? अरे एयर के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है जो आज तक उसने यूज नहीं करी थी। जैसे ही उसको यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना पड़ेगा, एक्सपेंशन जेट में अपनी ही एनर्जी, ध्यान से सुनिए, अपनी ही एनर्जी, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। जो भी बचा कुछ है इसमें वैसे बेचारी कूल हो गई है, कूल होने के बाद कूल कर दिया ना, ऊपर से ठंडा कर दिया, ये देखो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, ठंडी हो चुकी है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गैस है, ठंडी है लेकिन गैस है, ठंडी है लेकिन गैस है। तुम्हें किस में चेंज करना है बताओ? लिक्विड में। लिक्विड में करने के लिए तुम और ठंडा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसको और ठंडा कर पाए, करेक्ट? उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, फिर बहुत ज़्यादा ठंडा करोगे तो। अब आपने दिमाग क्या लगाया? आपने दिमाग लगाया एक काम करते हैं, इसकी जो एनर्जी बची कुची है एयर की, इसी की एनर्जी खर्च करवा देते हैं। आपने यहाँ क्या बनवा दिया? एक्सपेंशन जेट। इसने क्या किया? निकलने के लिए अपनी ही एनर्जी, अपनी कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। अपनी ही हीट एनर्जी को वापस से किस में चेंज कर लिया? काइनेटिक एनर्जी में। बहुत हाई वेलोसिटी करके आगे से निकल गई। अब बताइए इसका हीट कंटेंट किस में चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो जब ये अपनी ही एनर्जी यूज कर लेती है तो और कूल हो जाएगी कि नहीं? इसका हीट कंटेंट खत्म हो जाएगा। किस में चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। इस तरीके से याद रखिएगा, जब यहाँ पर एक्सपेंशन होता है तो एयर आपकी किस में चेंज हो जाती है? तुरंत लिक्विड में। क्या आप इसको फील कर सकते हैं क्यों वो लिक्विड में चेंज हो गई? अरे यार, उसने अपना हीट कंटेंट सारा का सारा यूज कर लिया एक्सपैंड करने में, एक्सपेंशन करने में, तो ठंडा हो जाएगा और, क्योंकि हीट कंटेंट ही खत्म हो गया। किस में चला गया? वो एक्सपेंशन करने में खत्म हो गया, अपनी एनर्जी यूज कर ली उसने। तो इस तरीके से यहाँ पर लिक्विड आपको किस में मिलेगी बताइए? सॉरी, लिक्विड कह रहे हैं, एयर किस में मिलेगी? लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर एयर मिल गई। अब आप इसको ले आइए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में भी बताया था, करेक्ट? तो यहाँ पर जो एयर हो आएगी, ध्यान से चेक करो बेटा, ये एयर कैसी है बताओ? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में बताओ, ये एयर कैसी है? ये एयर लिक्विड है कि नहीं बताइए? लिक्विड ही तो आ रहा है ना पीछे से, तो ये एयर लिक्विड है। अब सुनो, इसको धीरे धीरे गर्म करो। चलो, इसको धीरे धीरे गर्म करो। इसको धीरे धीरे जब आप हीट करोगे, धीरे धीरे आप हीट करोगे, वार्म अप करो, इसको धीरे धीरे वार्म अप करो, हल्का हल्का इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या प्रोसेस होगा? वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल और वाटर को आपने गर्म किया था धीरे धीरे, वैसे ही इस लिक्विड को, इस लिक्विड में क्या क्या मौजूद है? जवाब है इसमें नाइट्रोजन लिक्विड मौजूद है, ऑर्गन लिक्विड मौजूद है और ऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म में अब आ गई है, क्योंकि सारा प्रोसेस होकर सब गैस लिक्विड में आ गई, ठीक है ना? चलो, अब इसको जब गर्म करोगे बताओ पहले कौन बॉयल होगा? जवाब है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। चेक करिए, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है बताइए? ये देखिए, नाइट्रोजन का है, करेक्ट? तो सबसे पहले जो ऊपर आपको गैस मिलेगी, कलेक्ट करोगे आप, सबसे पहले जिसका डिस्टिलेशन करोगे आप, सबसे पहले जो डिस्टिलेट मिलेगा आपको वो क्या होगा? नाइट्रोजन। क्या आप फील कर सकते हैं? ये देखिए N2, N2 लिख दिया मतलब नाइट्रोजन, फिर AR लिख दिया मतलब ऑर्गन, करेक्ट? तो आपको सबसे पहले कौन सी गैस मिलेगी बताइए? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? सबसे कम है। कितना बताइए? -196। फिर आपको क्या मिलेगी बताइए? ऑर्गन -186। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जिसका है वो आपको सबसे लास्ट में डिस्टिलेट के फॉर्म में मिलेगी। तो सबसे लास्ट में आपको कौन सी गैस मिलेगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 है, तो ऑक्सीजन आपको सबसे लास्ट में मिलेगी। और ये जो ऑक्सीजन है देखिए सेपरेट हो गई। ये ऑक्सीजन के लिए एक अलग कंटेनर होता है, लिक्विड ऑक्सीजन को वहाँ कंटेन कर लेते हैं, फिर यहाँ नाइट्रोजन मिलेगी, यहाँ ऑर्गन। इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग अलग गैसेस को हमने सेपरेट कर लिया। बताइए कोई डाउट है? ये प्रोसेस होता है, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बेटा जो क्वेश्चन पूछा है वो आप कर लीजिए एनसीईआरटी में। इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू सॉरी, कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, पेज नंबर 22 पे नीचे क्वेश्चन देखिए, कह रहा अरेंज दीज गैसेस, द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बेटा क्या करना है बताओ? सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उसको लिखना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ देखिए हमने पहले ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है? ग्रेटर का, लेस देन का साइन लगा दोगे, मतलब सबसे कम इसका, फिर उससे ज़्यादा इसका, फिर उससे ज़्यादा इसका। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया आपका, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ गया, करेक्ट? कोई डाउट है बताइए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा मजेदार पूछा है। विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। कह रहे हैं एयर को जब कूल करेंगे तो कौन सा गैस पहले लिक्विड बन जाएगा? कौन सा गैस पहले लिक्विड बनेगा? कब? जब एयर को कूल कर रहे हैं। देखो बात समझो, हम आपको बताते हैं। देखो, इसमें आप थोड़ा पहले अलग तरीके से सोचिए। देखिए, आइए हम आपको बेटा पहले एग्जांपल देते हैं। इसको छोड़ो आप, ठीक है? इसको छोड़ो, ये आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर आपको नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक? बॉइलिंग पॉइंट नेगेटिव में दिया हुआ है।
मेरी बात ध्यान से सुनो, हम आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए बात समझिए बेटा, मान लो कि आपको हम 3 गैसेस दे रहे हैं। ये एक मनगढ़ंत कहानी है बट आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक, देखो एक गैस है बेटा, ये देखिए ये एक गैस है, करेक्ट। इस गैस में, एक गैस का सैंपल है, इस गैस में कंपोनेंट ए है, सही है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे आपके 3 कंपोनेंट नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन एयर में, करेक्ट। तो एक गैस का मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है बेटा। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ए गैस है, इसमें बी है और सी बी है। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बात समझो, एग्जांपल बता रहे हैं बेटा बस, ठीक है। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा मान लो 72 डिग्री सेल्सियस है, सही है। बी का है बेटा 50 डिग्री सेल्सियस और सी का है 40 डिग्री सेल्सियस। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है ये? इनके बॉइलिंग पॉइंट है, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। देखो हमने टेम्परेचर कितना मेंटेन कर दिया? हमने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100। अब आप ये बताइए 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको रखा, इस पूरे सैंपल को, ठीक। तो जो कंपोनेंट ए है वो भी गैसियस स्टेट में रहेगा पक्का। क्यों? अरे यार ए का बॉइलिंग पॉइंट ही कितना है? 72 है। यानी कि ए जो कंपोनेंट है, जो ए नाम की गैस है, इस मिक्सचर में जो ए नाम की गैस है, गैस का जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर है बेटा गैस का, ठीक है। क्या है ये? मिक्सचर, ठीक है। तो इस मिक्सचर में जो ए नाम का कंपोनेंट है बेटा, वो 72 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ रहना चाहता है? गैसियस स्टेट में। और तुमने तो कितना टेम्परेचर देके रखा है? 100। तो 100 पे तो गैस रहेगा यार, 72 या 72 से ऊपर गैस पे रहेगा। इसी तरीके से बी वाला जो है वो गैसियस स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, 50 से ऊपर भी वो गैसियस स्टेट में ही रहेगा। सी का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी किस में रहेगा? गैसियस स्टेट में ही रहेगा। ये समझ में आ गया? अब मेरी बात ध्यान सुनो, बताओ इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है? बताओ 100। तीनों के तीनों कंपोनेंट कौन सी स्टेट में? गैसियस। अब आप एक काम करिए, 100 से टेम्परेचर नीचे डाउन करो, धीरे धीरे इसको कूल करो, चलो करो। 100 से डाउन करोगे, बहुत ध्यान से चेक करना बेटा। 100 से आप डाउन करिए, चलिए 100 से डाउन करो बेटा, 90 लेके आओ, ले आए। अभी भी सारे के सारे क्या रहेंगे? गैस, ठीक। 80 से डाउन, 90 से डाउन करो, 80, अभी के सारे सारे गैस रहेंगे, ठीक है बेटा। 80 से जब आप डाउन करो, बहुत ध्यान से चेक करो, 80 से जब आप डाउन करोगे, जैसे ही 72 से नीचे आएगा, जैसे ही 72 से नीचे आएगा, सोचिए, देखिए 72 डिग्री सेल्सियस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 72 डिग्री सेल्सियस तक तो सारे के सारे अभी भी किस में रहेंगे? गैसियस में रहेंगे। जैसे ही 72 से डाउन होकर 70 के आसपास कहीं ना कहीं आएगा, आपको जो कंपोनेंट ए है वो किस में चेंज होने लगेगा? लिक्विड में। क्यों? क्योंकि उसको वो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 72 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस पे वो कहाँ रहना चाहता है? गैसियस स्टेट में। जब 72 दोगे ही नहीं, 72 से कम कर दोगे बेचारे का टेम्परेचर, तो किस में आ जाएगा? वो लिक्विड स्टेट में। यानी कि इन तीनों में से जब हमने इस सैंपल को कूल किया, ये हम कूल कर रहे हैं ना, टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, जब हम इसको कूल कर रहे हैं इस पूरे मिक्सचर को बेटा, तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट लिक्विड बनेगा? जवाब है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वही कूल करने पर सबसे पहले लिक्विड बनेगा। अब आप बताइए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बताइए। ऑक्सीजन का। अरे नेगेटिव में चल रहा है ना, तो सोचो जो नंबर आपको सबसे छोटा दिखाई पड़ रहा है वही तो सबसे बड़ा होगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बताइए। ऑक्सीजन का। तो सोचिए जब आप एयर को कूल करोगे स्टूडेंट्स, जब आप एयर को कूल करोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा वही पहले लिक्विड बनेगा। तो इनका जो पार्ट 2 का क्वेश्चन है ना, विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड, तो जवाब है क्या इसका? ऑक्सीजन फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। तो लिख दे रहे कहीं ऑक्सीजन, कहाँ पे लिखें? यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा सेकंड वाले का क्या? ऑक्सीजन फॉर्म्स द liquid first. Oxygen forms the liquid first. Why? Because its boiling point is what? Highest among all three gases. इन तीनों गैसेस में ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले ही वो कूल होकर लिक्विड बनाएगा। करेक्ट? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।